अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी मरहून मिन्नत हम ये कहते हैं कि वो बानी है पाकिस्तान के, पहले गवर्नर जनरल है। उनकी मेहनत की वजह से हमें एक अलग रियासत मिली, क्योंकि नजरिया था ये, और इसको जो असल अमनी जामा पहनाया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहनाया। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से, उनकी यौम पैदाइश के हवाले से, हमें अगर उनसे मोहब्बत है तो वो सिर्फ जो नोट पर उनकी तस्वीर होती है ना, शायद उस चीज से ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं है। तो हमारी मोहब्बत का तकाजा कायद-ए-आज़म से बस इतना ही रह गया। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए है कि जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया जाता था, जो अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाया जाता था, जो कायद-ए-आज़म की जो खिदमात थी उनके बारे में पढ़ाया जाता था, और मुतालिया पाकिस्तान के अंदर जो उनके 14 नकात वाला जो सवाल था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि हर बोर्ड के पेपर में जरूर आता था। मुझे लगता है कि आज के सियासतदानों को एटलीस्ट वो दोबारा से मुतालिया पाकिस्तान पढ़ानी चाहिए, ताकि उनके अंदर एक वो जो जज्बा हुब्बुल वतनी की जो कमी आ गई है ना, वो जरूर दोबारा से जो है वो आगे बढ़े। उनको ये पता हो कि शायद हमने कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर बन के भी कुछ कर सकते हैं, हम उनसे ज्यादा भी कुछ और परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने तो हमें एक अलग मुल्क दे ही दिया था, लेकिन उसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हर कोई अपना अपना सूबा लेकर बैठा हुआ है, और वहां पर भी परफॉर्मेंस सबकी बुरी है। ये है जी हमारा प्यारा पाकिस्तान, और यही से प्रोग्राम में और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उसके बाद आगे चल के ग्रेजुअली मुख्तलिफ स्टोरीज हैं जिनको हम शामिल तो करेंगे। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, क्या है मैसेज आपका आज जिन्ना डे के हवाले से? देखिए जी, आज फादर ऑफ द नेशन उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने भी अपने इब्तदाइया में वो सारी उसकी तफसील बयान की। मैं समझता हूँ कि आज भी कायद का जो ख्वाब था, जो सोच थी, और जिस तरह का वो पाकिस्तान देखना चाहते थे, 77 साल के बाद भी उस पाकिस्तान को हम ढूंढ रहे हैं। एक वक्त था, ख्वाब था, क़यादत थी, कायद थे, लेकिन एक कौम नहीं थी। आज कौम मिल गई, लेकिन एक बंवर के अंदर सारी कौम टामक टोइयां मार रही है, और शायद हम डायरेक्शनलेस भी है और लीडरलेस भी है। तो आज इस कौम को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो मौजूदा हालात से इस मुल्क को निकाल सके। लेकिन जो कायद का ख्वाब था, जो उनकी सोच थी, जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे, ये जिस तरह आपने 14 निकात की बात की, इसी तरह 11 सितंबर 1948 का जो उनका खिताब है वो बड़ा एक तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि रियासत होती क्या है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह बिहेव करना है, रियासत को किस तरह चलना है, रियासत के तौर तरीके क्या होंगे, और रियासत किन स्तूनों के ऊपर खड़ी होगी और कैसे ऑपरेट करेगी और कैसे चलेगी। अगर उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को लेके चल पड़े तो पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल आज भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कायद की फिक्र, जो सोच थी, फिक्र थी, और जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था, जो नजरिया पाकिस्तान था, जो सोच थी, क्या हमारे पेश नजर वो चीज है? मैं कहूंगा कि आज भी नहीं है। हमने नेशनल अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जाती मफादात को तरजीह दे दी है। डेढ़ ईंट की अपनी अपनी मस्जिदें बना ली हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम के मुख्तलिफ सेगमेंट जो है वो दस्तो गिरेबान है। आज 77 साल के बाद भी बहस इस पे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, सियासतदानों की डोमेन क्या है, और बाकी अदारे क्या करेंगे। आज भी इस पे बहस हो रही है, जो अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान बनने के चंद ही दिन बाद ये सारी चीजें तय हो चुकी थी और हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी 77 साल के बाद इस पे बहस हो रही है, और जो चीजें लिखी पड़ी आईनी शक्ल के अंदर मौजूद हैं वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। तो कायद का ख्वाब अधूरा भी है, और कायद का पाकिस्तान आज भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कायद का पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। राना साहब, आपको किसका पाकिस्तान नजर आ रहा है फिर अभी? देखिए, बात ये कि मैं तो पर्सनली आज अगर कायद की रूह मेरे सामने हो तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के और माफी मांगू कि हमने उनके ख्वाब का बहुत भयानक अंजाम किया और बड़ी भयानक ताबीर दी। देखें, कायद से मोहब्बत हम सारे ही करते हैं। मेरे वालिद साहब कायद के ज़ाती मुलाजमीन में से थे, तो मुझे तो एक घुट्टी में भी मोहब्बत मिली है। लेकिन अगर हम देखें ना गौर से, कायद-ए-आज़म, फिर उनकी बहन, हमने जो कुछ उनके साथ सलूक किया, हमने कोई चीज़ उधार नहीं रखते। हाँ। हम हथी सारे काम पूरा कर देते। माशाल्लाह। उनकी
पता नहीं, ये मुझे इस टाइम ये बनता ही है कि बात नहीं कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, एम्बुलेंस का, और उनकी बहन चीखती रही, फिर उनकी बहन की जैसे मौत हुई, और उनकी बहन पहली उन्हें एजाज मिला कि वो राकी एजेंट करार पाई। तो हम एहसान नहीं रखते किसी का भी, कायदे आजम का एहसान, वो तो बड़े लकी हैं, अल्लाह, मेरा यकीन है कि वो जन्नत के आला तरीन मुकाम पे होंगे। अगर वो आज होते ना तो कोई 200 नैब के केस उन पे बने होते, ठीक है ना। अगर वो आज होते तो आज वो उनके ऊपर कुछ दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते, ठीक है। को पूरे पाकिस्तान के हर शहर से 10-10, 20-20 उन पे पर्चे हुए होते। क्या वो भी जलसे जुलूस निकालते? और पॉलिटिकल फिगर थे वो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये है कि आप एक बारीक बात समझें, कायदे आजम ने आगाज में जिन ऑफिसर्स की फाइलों पे ये लिखा कि ये इनको सियासत से दूर रखा जाए, वो तो बाद में फील्ड मार्शल बन गए थे। तो फैशन के तौर पे ये कहना कि कायद हमारे अजीम कायद हैं, तो वो ठीक है, आपका वो जुमला बड़ा अच्छा है कि कायद का एहतराम सिर्फ उस नोट पे जिस पे उनकी तस्वीर है, और जितनी बेहुरमती हम उस तस्वीर की करते हैं, रिश्वत के नाम पर, उसको गलत कामों के नाम पर, टीटियों के नाम पर, हुंडियों के नाम पर, ठीक है, इस मुल्क की दौलत, कायद जिस कागज पे कायद की तस्वीर है उसको हमने इतना गिरा दिया कि आज अफगानिस्तान का जो रुपया वो हमसे ऊपर हो गया, ठीक है ना। वो इतना चला गया कि जो इस सब ये साउथ एशिया के मुमालिक हैं उनमें सबसे हम नीचे जाते चले गए। और हम बड़े फखर से रोज आगाज में ये जैसे हमने गाना लगा दिया वो मिली नगमा, कायद तेरा एहसान एहसान, हमने एहसान का बदला चुकाया। कायद ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते थे जहां गरीब जो थे, वो इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि इस मुल्क के अंदर जो दुगजेले भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, ठीक है। हमारे बच्चे रुलते रहें, उनके बच्चे खरबोपति हो जाएं, हमारे बच्चों पे कर्ज बन जाए, हम IMF वर्ल्ड बैंक का उनके बच्चों के जायदादें बन जाए, ठीक है। हमारे पास सर छुपाने कोई घर ना हो, उनके पास कई 100 एकड़ के घर बने हो, ठीक है। हमारे पास रोटी खाने को ना, उनके कुत्ते बाहर से आके की खुराक खा रहे हो, ठीक है। हम भूखे मर रहे हो, उनके घोड़ों को गुलाब जामुन खिलाई जा रही हो। कायद ने ये ख्वाब देखा था। हम तो बड़े मुजरिम हैं कायद के, और मैं तो कहता हूं हमें शर्म आनी चाहिए कि हम आज के दिन ये बातें करते हैं कि जी हमने ये कायद के उस पे चलना है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह तकसीम दर तकसीम का हम शिकार है, उनकी तो रूह ऊपर बैठ के तड़पती होगी यार, मैं इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कोई तो ऐसा आए, क्योंकि अब पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, पाकिस्तानी सियासतदानों से कोई उम्मीद ना रखे। जो इंटरनेशनल लॉबी है ना, वो रिचर्ड ग्रैनल एकदम से आए हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो लगता है शायद अगला इलेक्शंस भी वो कोई यहाँ पर लड़ लेंगे, क्योंकि एकदम से उनको जो हाइप मिली है। उन्होंने जो एक रीसेंट इंटरव्यू है, ये वैसे स्पेशल मिशन है रिचर्ड ग्रैनल टू डोनाल्ड ट्रंप। ये तो अभी तो जो नौ मुंतखब सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनके अभी तो जो बाइडेन इंतजामिया चल रही है, वो रोज पे रोज ट्वीट कर रहे हैं कि फ्री इमरान खान। और अभी उनके रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इन पर और डोनाल्ड ट्रंप पर एक जैसे करप्शन के मुकदमात है, उनको रिलीज करें, अवाम को फैसला करने दे, वो अवाम उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं या नहीं चाहते। जरा उनकी गुफ्तगू सुने। फॉल्स एलिगेशन, हकीकी आजादी, फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान, बल्कि यहां तक कि उन्होंने मैथ्यू मिलर को कह दिया यू आर टू लेट। उन्होंने उस पर भी तंज कर दिया है, और उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे सदर और इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। तो ये जो एक इंटरनेशनल लॉबी राहत साहब आ चुकी है अंदर, और वो जैसे डिमांड कर रही है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जनवरी में जब वो हल्फ उठा लेंगे हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे? रिचर्ड ग्रैनल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे अमेरिका के वो फैसल वोडा है, और ट्रंप साहब ने लगता है उनकी ड्यूटी लगा दी है कि वो इसी काम पे लगे रहें, और वो ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पीटीआई की लॉबिंग फर्म के साथ राब्ते में है और उस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा था कि ऐसे लोगों को पैसे वैसे दे के ऐसे ट्वीट करवा लिए जाते हैं, लेकिन अब जिस तवातर के साथ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी है, वो ये बता रही है कि ट्रंप इंतजामिया जब आएगी तो तब क्या होगा। लेकिन एक चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि हजम नहीं हो रही, कि जो कमजोर लोग होते हैं वो मुतालबे करते हैं, ताकतवर तो हुक्म देता है।
तो ये मुतालबे जिस तरह किए जा रहे हैं तो वो लगता है साबित कर रहे हैं कि हमारा वसूस नहीं चल रहा, रहा कर दो, तरले मिनतों वाला रोज ट्वीट। तो बार बार आप बात करके ना उसकी ग्रेस भी खत्म कर देते हैं बास का। तो रमाजी के अंदर तो ये हालात भी रहे हैं कि एक टेलीफोन आता था अमेरिका से और सारा कुछ लमलेट हो जाता था। और यहाँ से आपको याद है मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा मशहूर हुआ कि एक फोन आया कि जी आप इधर हैं या इधर हैं, तो उसके बाद फैसला हो गया। तो आज बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं और आज इन ट्वीट्स का हिस्सा बन गए हैं जो नामजद वजीर खारजा हैं। वो कहते हैं कि जी अमेरिका वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आर्मी के लोगों को राब्ते में रखता है, उनको इस्तेमाल भी करता है और बाज़ कत हम समझ जाते हैं कि वो हमारे लिए बड़े कारमंद लोग हैं, यानी अच्छे बेहतर लोग हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहां पे डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज हो रही है। तो उन्होंने भी बड़ा सीधी सीधी बात कर दी। अब पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं कि अमेरिका ने तो एक पोजीशन ले ली, ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर पोजीशन ले ली है, वो तो आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी बात कर रहा है और बार बार बात कर रहा है और पाकिस्तान इसका जवाब दे रहा है। साथ ही साथ आप देखें कि चीन आपके साथ क्या कर रहा है। जो टेस्टेड फ्रेंड था, जो शायद से मीठी दोस्ती और समुद्र से गहरी और हिमालय से बुलंद, उसने भी फ्री लिस्ट में आपको नहीं रखा। अमेरिका के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी आपकी सूरत हाल आपके सामने है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है और जिस तरह अमेरिका खुल्म खुल्ला मुदाखलत कर रहा है, इसके ऊपर आज जरूरत है कि भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बात तो की है इस पे, लेकिन इस पे आर्मी की क्यादत तो जाहिर बात नहीं कर सकती। बात तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के। तो इस पे मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्स करना चाहिए। और इस पे राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया कि जी इमरान खान साहब को हम तो रिहा करने के लिए तैयार हैं, आफिया सदीकी को अगर दे दें तो फिर हम इस पे सोच सकते हैं, इस पे गौर कर सकते हैं। तो उन्होंने नया एक पत्ता फेंका है, देखिए इसका रिस्पांस क्या आता है अमेरिका से। अच्छा, वैसे यही बात राना साहब, आप बड़े प्रोग्राम्स में आफिया सिद्दीकी का कह भी चुके हैं कि ये बोलते नहीं है उस पर और ये है और वो है, तो उन्होंने कहा हम रिहा करने को तैयार है, आफिया सिद्दीकी को रिलीज कर दे। अमेरिका को इतना शौक है ना, बीच में आके इंटरनल ब्रीच हुआ ना, अमेरिका जो इंटरवीन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, ठीक है राना सनाउल्लाह की तजवीज़? देखें, जो उनके नामजद वजीर खारजा है ना, आप ये इनकी तो मुझे समझ आ रही है गर्नेल की कि ये अगर कर रहे हैं तो एक बंदा जिसे कोई जानता ही नहीं था, वो अचानक एक ट्वीट के बाद उसके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने भी पहली दफा मौलाना फजलुर रहमान की तरह मजा आया कि अवाम में उसकी पजीदाई बढ़ी, ठीक है, और फिर मजे लेंदे। लेकिन उसे जुल्म बड़ा किया, एक इंग्लिश में करता रहता, चलो उत्तो लग जाती, अब वो उर्दू में भी शुरू हो गया, जिससे इन्हें समझ आनी शुरू हो गई। उसे किसी ने बताया कि तुम जो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हो इन्होंने नहीं समझ आती, आप उसमें करो रोमन उर्दू में ना, ताकि इन्हें समझ आए। उसके बाद ये क़यामत मची है सारी, जब से उसने उर्दू में शुरू की है करना। अब दूसरी चीज ये है कि जो ये मार्क रोबियो है ना, इसकी बात को हमें फेंकना नहीं चाहिए। वो उनका वजीर खारजा है और अमेरिका का वजीर खारजा दुनिया का ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये साथी तौर पे समझता हूं कि हमें बतौर कौम रिएक्ट करना चाहिए। और अगर इधर शहबाज शरीफ साहब, अगर उनमें जरा सी जुर्रत होती है और उनके वुजरा में जुर्रत होती और वो इस पे बाकायदा खड़े होकर कोई रिस्पॉन्स देते, तब मजा आता। लेकिन असल बात यह है कि चोर मोर नाचे और अपने पैरों को देख कर रोने लगता है, ठीक है, उसकी सारी खूबसूरती पैरों की बदसूरती में आके खत्म हो जाती है। आप जितना मर्जी बोल लें, चूंकि ਤੁਹਾਡੇ बुकल दे भी चोर ने, ठीक है, तुसी इलेक्शन चोरी किया है, आपने अवामी मैंडेट चोरी किया है, आपने एक शख्स के ऊपर आउट ऑफ द वे 250 मुकदमे बना दिए, तो दुनिया को आप समझते हैं वो बेवकूफ है। अभी 3 दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने भी इसी तरह का बयान दिया है, जर्मन ने भी दिया है। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि दुनिया आपके मुतालिक क्या कह रही है? आप अभी तक लगे में कि एक इद्दत केस का और मुकदमा बना दिया जाए, एक यूं कर दिए। यार आप रियासत, आप हुक्मरान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको इसलिए थोड़ी है पे ऊपर बिठाया हुआ कि आप एक बंदे को सब फिक्स करने के ऊपर अपना सारा जोर लगा देंगे। आप पाकिस्तान को डिफेंड करें बहादुरी से अगर आप में हिम्मत है, लेकिन जब आप खुद कह देते हैं
कि अमेरिका वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हमजा साहब कह देते हैं कि बताएं अमेरिका से इमरान खान ने ऐसे कह दिया, वो नाराज हो गया तो हमारा क्या बनेगा। अब ख्वाजा आसिफ कह देते हैं कि लो जी हम तो वेंटिलेटर पे हैं और ये हो। भाई आप खुद अमेरिका को मान चुके हो, ठीक है, आज आप किस मुंह से ये कहोगे जी अमेरिका तेरी बात नहीं मानते? जिस शख्स ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, उसको तो आपने जनाब तुन के रख दिया, उसके तो खिलाफ आपने कम चुप के रख दिया। जिसने कहा था कि नहीं मानता मैं अमेरिका की बात, भाई दो हिस्ट्री में पाकिस्तान में आए, जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने ऐसे करके राजा बाजार में खत दिखाया वजीर खारजा का अमेरिकन का और कहा कि ये मूंगफली बेचने वाले मुझे धमकियां दे रहे हैं, और उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान इबरत बना दिया। ठीक है, फिर एक बंदा हुआ है उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमने उसे कर दिया। भाई बात यह है कि कौमें अपने पैरों पे तब खड़ी होती हैं जब उनके अंदर इंसाफ हो। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है तो दुनिया आपके साथ यही करेगी जो हो रहा है। और अभी जो कुछ हो रहा है वैसे बहुत बुरी बात है, एंड दैट्स वेरी शेमफुल, लेकिन स्टिल अमेरिका के अंदर पीटीआई अपनी लॉबी भी तो बना रही है ना, इसको भी तो राणा साहब नजरअंदाज नहीं बनाई। मार्शल सीगल को आपने नहीं हायर किया था, बेनजीर भुट्टो ने किया था, हुसैन हक्कानी को खत नहीं लिखा यहाँ से मेमो में, लेकिन आपने जैसे इमरान खान कहते थे कि ये बैरूनी रजीम है और उससे ये सब कुछ किया है, जब वो खुद उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर उनकी इमरान खान थोड़ी कह रहे कि उनको फोन करके कि मुझे छुड़ाओ, वो तो खुद कह रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी ये भी ठीक है। ये देखे ना, ये पीटीआई के अंदर से जो इस तरह की आवाजें निकलती हैं कि उनका एक अपना स्टैंड है और हमारे वाले कहते हैं नहीं जी अब उनकी बारी नहीं चलेगी, अब सिर्फ हमारी हुकूमत ही रहेगी क्योंकि हमारी चाइना से दोस्तियां बहुत ज्यादा है। लेकिन चाइना रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसे ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की हम हमेशा बातें करते हैं और कहते हैं जी ये सबसे गहरी और हिमालय के पहाड़ों से ऊंची और ये समंदर से गहरी दोस्ती है। लेकिन मुबारक हो आप सब लोगों को। वैसे तो चाइना का विजिट वीजा लेना या चाइना विजिट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क के अंदर किसी को आने देते हैं, और फिर अगर आप ट्रेडर हैं या आपने कोई वहां से चीजें खरीदारी वगैरह भी करनी है तो उसका भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ से बसेस भी चलती हैं, अगर आप प्लेन से नहीं जाना चाहते तो बाय रोड भी जा सकते हैं, वो सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उन वीजा फ्री लिस्ट में शामिल नहीं है। अभी रिसेंटली चाइना ने तकरीबन कोई 16 के करीब ऐसे ममालिक है जिनमें जर्मनी भी है और फ्रांस भी है, उनको वीजा फ्री लिस्ट में शामिल कर दिया है। वो आएंगे और वो तकरीबन 15 दिन तक वैसे ही वीजा के बगैर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो राहत साहब, ये सी पैक, दोस्ती, मोहब्बत, रियलिटी क्या है? वो तो हमसे बड़े नाराज हैं, जैसे राणा साहब कहते हैं उनके इंजीनियर्स यहाँ पर मर जाते हैं। देखिए जी, मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारे मामलात पे उनको रिजर्वेशन हो सकती हैं। अभी 2024 की पहली छमाही को अगर देखा जाए तो इसमें 152% लोग हैं जिन्होंने वहां पे जो इजाफा हुआ है वहां पे विजिटर्स का, और सियाहत का एक नया दरवाजा खुला है चाइना के अंदर। और वहां पे जिस तरह आपने बात की कि फ्री लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान का अगर नाम ना हो तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि हम उनके टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त हैं, और टेस्टेड और ट्रस्टेड, ट्रस्टेड भी थे, टेस्टेड भी थे, और दोनों चीजों में आज कुछ दरेड़ सी आ गई हैं और कोई पता नहीं क्या इस पे कोई नजर लग गई है किसी की। अब एक ऑप्शन थी कि आप अमेरिका की तरफ चलें, दूसरी ऑप्शन है कि आप चाइना के साथ चलें, जो ब्रिक्स का ब्लॉक है उसके साथ चलें। अमेरिका की जो नई रजीम आ रही है उसने भी आपको हिट लिस्ट के ऊपर रख ली है। चाइना से आपके ताल्लुक बन नहीं रहे, और जो सिचुएशन जो आइडियल माजी के अंदर थी वो नहीं है। सीपैक भी स्लो है और बहुत सारे इश्यूज है जिसके ऊपर बातें हो रही हैं, और आज हम भी बात कर रहे हैं कि हम उस फ्री लिस्ट का भी हिस्सा नहीं है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है, और चाइना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का रुख करके अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो सी पैक का रूट जो है उसको देख रहा है कि वहां पे वो मेजर इन्वेस्टमेंट करके वहां पे उसने ट्रेन भी चला दी है, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और फिर वो ईरान के साथ उसने अपनी अलाइनमेंट कर ली है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है। वो अफगानिस्तान जिसकी सरहद हमारे साथ लगती है, वो जो ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसको कहते थे, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको होस्ट किया, 30-40 लाख लोगों को पाकिस्तान में होस्ट किया, हमारी मैशत तबाह बर्बाद हो गई, और आज वो भी आपसे उस तरह से बात करने को तैयार नहीं है। यानी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ा, और वहां पे ख्वारिज को निस्तो नबूद करना पड़ा। तो अफगानिस्तान
जैसे कहते हैं ना हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते, तो अफगानिस्तान तो जाहिर आपके हमसाया है, उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते। तो हमसायों के साथ भी कोई आइडियल रिलेशन आपके नहीं है। अमेरिका के साथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाइना का। इस सिचुएशन के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस तो हैं, हमें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बड़े ट्रेंड लोगों को भेजना चाहिए, सफारशी लोगों की बजाय और चाचे मामे ताओं की बजाय। वहां पे वेल ट्रेंड लोग जो वहां पे जाके पाकिस्तान की लॉबिंग करें, वहां पे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान का केस लड़ें और पाकिस्तान जो तेजी से आइसोलेशन की तरफ जा रहा है उससे वापस आए। अमेरिका के साथ जो रिलेशन आपके अगर खराब होते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह रिचर्ड ने कहा कि जी नए जो नामजद वजीर खारजा हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर वो बात करेंगे, अभी से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई साहब कह रहे हैं कि एलोन मस्क का एक ट्वीट आने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अजीबोगरीब मैसेजेस अमेरिका से आने शुरू हो गए। अभी ट्रंप ने इक्तदार पूरी तरह से नहीं संभाला, 20 तारीख को उन्होंने आना है, उससे पहले ही ये आफ्टर शॉक्स इसके आने शुरू हो गए। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ हर महाज के ऊपर एक भरपूर जंग लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब, डिप्लोमेटिक मूव्स में पाकिस्तान हमेशा बहुत कमजोर रहा है। अभी ये जो चाइना के साथ, इस पे हमारी गवर्नमेंट का, मैं तो ये हैरान थी, वैसे अता तारड़ इतना बोलते हैं और इतनी ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, नॉट इवन अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और बाकी सब, तो ये क्यों नहीं इन्होंने अपना, आई मीन वी आर ऑफेंडेड कि हमारे साथ ऐसा किया। वो आपने अक्सर देखा होगा कि शादी वादी होती है ना, तो बंदा कहता है यार आपने मुझे कार्ड नहीं दिया, तो कहता तू तो घर वाला है यार, तेनू काहदा कार्ड देना है। अक्सर आपने सुना। तो चीन हमें कह रहा है कि यार आपको हम क्या करें, आप तो घर वाले हैं। अच्छा, तो वो आप इसको जरा गलत समझे, मतलब चीन के तो हम घर वाले हैं ना, तो हमें क्यों वो कार्ड दे या इनविटेशन दे। तो इसलिए इस बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एक बात बताएं कि ये जो हुकूमत आई, हाँ, जब से आई है, कोई एक अच्छी खबर बता दें मुझे, कोई एक इनका कारनामा बता दें। मैं बताती हूँ, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कितनी ऊपर, इतनी ऊपर क्या पकड़ी नहीं जा रही। नहीं, वो तो आपको पता है कि पकड़ी गई है, खैर एकदम बहुत ऊपर से। आपको पता है कि बकायदा ऊपर से स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक चीट आई के यार फरिश्ते उड़ते ने, वो टकरान लग पे ने, उत्ते चले गए तुसी, थोड़ा थल्ले नीचे आ जाए, थोड़े से ना स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाए, क्योंकि भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर चली गई और 250% गैस की आपने कीमत आम आदमी के लिए बढ़ा दी है। और जिस दिन आप कहते हैं कि सिंगल डिजिट पे महंगाई चली गई, उससे अगले दिन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा देते हैं। गैस वाली बात ना आप मुझे जान के टीज करने के लिए, क्योंकि सबसे अगर कोई मुतासरीन हो तो मैं गैस मुतासरीन में से, बिल आएगा और यहाँ से अब आप प्रोग्राम करके जाएंगे, अगर आपने कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई पानी गर्म, मिलेगी आपको गैस। और नहीं, सुबह आंखें खोलो गैस। खवातीन इस मामले से खुश हैं, आप क्या बजी बात करिए। हमारे घर कोई भी मेहमान आता है, मेरी बेगम कहती है गैस नहीं आ रही, नहीं तो चाय बना देती, ठीक है ना। बड़ा दिल कर रहा था खिदमत करने। हाँ, लेकिन गैस नहीं आ रही है, खाना नहीं पक सकता। खाना तो हमने तो खाना है ना, ये देखे। गैस का तो खैर फायदे हैं, लेकिन मुझे बात बताएं यार, आप क्या लेने आए थे इस पाकिस्तान की हुकूमत संभालने। आपने एक चलती चलाई हुकूमत को गिराया, वो उसकी इकोनॉमी उस टाइम ठीक थी, $25 बिलियन थे, आप 5.7 आपका ग्रोथ रेट था। आप जनाब बैनुल अक़वामी तौर पे फ्रंट लाइन के ऊपर तस्वीर में खड़े होते थे, आपको चौथी लाइन में खड़ा कर देते हैं, आपकी हाइट भी नहीं है, ठीक है, आपको वहां पे खड़ा कर देते हैं। आपने अमेरिका से बिगाड़ ली, चीन से बिगाड़ ली, इंडिया से बिगाड़ ली, ईरान आपसे खुश नहीं है, तो आपसे खुश कौन है यार। आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमारे सर के ऊपर बैठ गए हो और आपको हिलाया नहीं जा सकता। आपने ऐसा क्या कर दिया कि अगर आपके खिलाफ बात करें तो लोगों को आप उठा लेते हैं। पानी पी, ठीक है, पानी पी, मेरा ही गिलास था, मैंने आपसे लिया, पानी पी। बात ये कि तसल्ली करें राना साहब, तो ऐसे राना साहब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और किरदार बड़ा होता है, इंसान की काबिलियत बड़ी होती है, कद का कोई नहीं, मैं वैसे तो यानी आप कह रही सियासी कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिजिकली जरा छोटा है। सियासी कद भी उनका अपने बड़े भाई से तो कम ही है। नहीं, बड़े भाई के देखें, उनकी तो मैं एक अजमत का एतराफ करूंगा। आज 25 दिसंबर है, कायदे-आज़म उनका बर्थडे है। उन्होंने भी फिर कहा कि नहीं भाई मुझे भी अब 25 दिसंबर को ही होना है। वो जुलाई में उनकी डेट ऑफ बर्थ थी ऑफिशियली, फिर उन्होंने कहा नहीं पाया ना, तुझे भी 25 दिसंबर करो अपना, ठीक है, फिर 25 दिसंबर हो गया। तो ये कि आप यार कहीं किसी मुहाज पे तो हमारा सर ऊंचा कर दें, ठीक है ना। इंजना ना करो कि माँ ने बच्चों से कहा कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके अबू का सर ऊंचा हो जाए, उन्होंने उधर सर के थल्ले 2 तकिए रखते, लो ऊंचा हो गया। इस तरह सर ऊंचा ना करें हमारा, भाई कुछ करके दिखा दें।
राहत साहब, कुछ करके दिखाने वाले आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है? मतलब क्या हम प्रोजेक्शन पेश की जाए कि भाई अब आपको पता चले इस गवर्नमेंट ने अभी तक ये किया? हाँ, अब मजा आएगा। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। देखो उसे इम्तिहान नवाज शरीफ साहब ने बकौल इनके को जुलाई से डेट करके 25 दिसंबर कर ली। देखिए ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन। हाँ, नहीं आज के दिन को कायद से मोहब्बत की इंतहा सेलिब्रेट करने का मौका दिया पूरे, बिल्कुल। और सेलिब्रेट करें आप। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के मुश्किल हालात थे ना फिजा, जब ये गवर्नमेंट आई थी, उन हालात के अंदर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर सर्वाइव किया। आज भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ICU के अंदर है। और ये वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से, मैं एक दिन पुराने अखबार देख रहा था, तो उसमें उस वक्त भी ये खबर छपती थी कि पाकिस्तान नाजुक तरीन हालात से गुजरा, और ये लफ्ज़ हमारी जान छोड़ ही नहीं रहा और हमारा पीछा कर रहा, पता नहीं कब तक करता रहेगा। राइट। जो मौजूदा निज़ाम है, जो सिस्टम है, जिस तरह के हालात हैं, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, हाँ। इसी तरह का अगर स्ट्रक्चर चीजें चलेंगी और इसी तरह की बेख्तियार किस्म की हुकूमत होगी तो इसमें कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा सकता, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक सवाल का जवाब दे दे। 2018 तक उनकी हुकूमत आई, 2018 से 3 साल के लिए PTI की आई, दोबारा PDM की गवर्नमेंट आ गई, केयर टेकर सेटअप भी आ गया, सारा इन्हीं के लोग आ गए, अपॉइंटेड किए, दोबारा इन्हीं की हुकूमत। तो मुश्किल हालात ये तो आपने तो 4, 5, 6 साल गिनवाए ना, आप पीछे चले जाए, ये 30-40 साल बनते हैं, अब और भी ऐड कर ले। मैं आपकी बात को रीसेंट बात कर, मसला ये नहीं है, ये बहुत मुश्किल हालात में मसला ये नहीं है, मसला ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं है कि कितनी बार गवर्नमेंट मिली, ये तो 20 दफा और भी गवर्नमेंट दे दें, ये कोई मोजसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जब फारग हुए थे, वो यही कहते हुए पाया गया कि जी मुझे फलाना काम नहीं करने दिया गया, फलाना नहीं करने दिया गया और फलाना नहीं करने दिया गया। ये सारे सियासतदान बड़े शौक के साथ इक़्तिदार भी लेते हैं और एंड के ऊपर गिले शिकवे करते हैं, और जिस वक्त तक इक़्तिदार के अंदर होते हैं उस वक्त तक वो बात नहीं करते, जब फारग होते हैं तो फिर इनको गिले शिकवे भी आते हैं, फिर सारे गुस्से भी इनको आते हैं, और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी हमने तो फलाना काम करना था, हमें रोक दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया। तो, हाँ। मौजूदा गवर्नमेंट, मैं अगेन उस तरफ आऊंगा जो बात आपने की, क्या किया। देखिए स्टॉक एक्सचेंज का जाहिर है चूरन बहुत ज्यादा इन्होंने बेचा कि जी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स इससे हट के भी होते हैं कि पाकिस्तान की आम मैशत किस तरह बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइव कर गई है, आम आदमी की हालत बदल गई है। ये सारी चीजों को, सारे इंडिकेटर्स को आप देखें तो उसमें कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। जब तक आपके मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। आज भी चूंकि उसी तरह पार्टीज आपस में दस्तों गिरेबान है, आज भी बज़ाहिर मिल बैठ के मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन इस पे आज भी शेख रशीद कह रहा है ये मजाक नहीं, ये मजाक रात है, और इस पे आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी एक तरफ बैठे होते हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा साहब नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो ये जिस तरह मजाक किया जा रहा है और ये आपके और मेरे टैक्सेस के पैसों से जिस तरह ये सारा तमाशा चल रहा है, इस तमाशे के दौरान आप सोच सकती हैं कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मुआवजा हो, कोई मैशत बेहतर हो, कोई मुल्क आगे चले। ये उसी गुमनगरी के अंदर तो फिरता रहेगा दायरे के सफर में, लेकिन इससे कोई बेहतरी उस तरह की नहीं आएगी जो बुनियादी तौर पे आप सुनना चाहती हैं। मैं कहता हूं कि इनकी जगह पे कोई और साहब भी आ जाए जो बहुत बड़े इनकलाबी हैं, वो भी आ जाए, वो भी कोई बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मुल्क के अंदर इदारों के अंदर इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि इतनी इंक्रोचमेंट हो गई है कि ये चीजें अनगवर्नेबल होती जा रही हैं। बिल्कुल एक दफा मेजर रिफॉर्म्स करके चीजों की को डायरेक्शन सीधी करनी पड़ेगी, फिर जाके चीजें डिलीवर। आपका सिस्टम सबसे पहले कि मतलब शख्सियत कोई भी आए, आपका सिस्टम किसी से भी डैमेज नहीं होना चाहिए, असर रसूख नहीं होना चाहिए। राना साहब, सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको लगता है कि इमरान खान अब अगर बाहर आते हैं और दोबारा प्राइम मिनिस्टर अगर बन गए तो ही वुड बी एबल टू डिलीवर, जैसे ये गवर्नमेंट है, हो सकता है उनकी इससे भी बुरी हो? इमरान खान हो या कोई भी हो, इंडिविजुअली कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक हम अपने इस निज़ाम को इंसाफ के रास्ते पे नहीं लेके आते। ठीक है ना। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये बात हो रही थी ना कि जी जुल्फ़िकार राहत साहब ने कहा कि हालात बहुत बुरे थे मुआशी, तो फिर ये सारा कुछ हुआ, ये हुकूमत आई तो इसे आप जरा सुनिएगा। इन सारे अरसे में जब से PTI की हुकूमत गई
तब से लेके अब तक गैस 840% महंगी हुई, बिजली 110% महंगी हुई, पेट्रोल 90% महंगा हुआ, रुपया 43% नीचे गिर गया। ठीक है। अच्छा, उस टाइम ग्रोथ रेट 5.7 था, अब 1 पॉइंट समथिंग है, बड़ा खींच थ्रू के। ठीक है। अच्छा, डॉलर ऑलमोस्ट 180 का था, अब 300 को टच कर रहा है। पेट्रोल तकरीबन 180-90 था, अब 300 को टच कर रहा है ऑलमोस्ट। बिजली 14 रुपए यूनिट थी, अब वो 80 रुपए पे चली गई। और भाई मुझे ये बताओ ना कि क्यों की हुकूमत आपने तब्दील, क्या एजेंडा था, किस लिए आपने एक चलती चलाई हुकूमत को तब्दील किया? आपने तो, पीडीएम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम महंगाई खत्म करने के लिए इमरान खान की हुकूमत खत्म कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम वापस चले जाएंगे। अब मैंने आपको सारा चार्ट सुना दिया कि ये सारी हुआ है इन 4 सालों के अंदर। ठीक है। आप फिर आ जाए खारजा मुआवज, अभी खारजा मुआवज पे बात हो रही थी। चीन हमारे साथ नहीं, अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं, ईरान हमारे साथ नहीं, इंडिया हमारे साथ नहीं, सऊदी अरब हमारे साथ नहीं। सऊदी अरब को हम कह रहे हैं कि जो पेट्रोल जरा उधार दे दो, वो दे दो, वो देने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब अब ये कह रहा है हम आपको पैसे नहीं देंगे अनटिल अनलेस आप IMF के थ्रू नहीं आते। वही सऊदी अरब जो हमारे कहने के ऊपर पेट्रोल कई साल उधार दे देता था, वो आज कह रहा है कि जी IMF से के थ्रू आओगे तो हम करेंगे। क्या किया आपने पाकिस्तान के साथ, क्यों किया है? मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि ऐसा क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ। क्या मैं नहीं उसका तर्जुमान इमरान खान का, वो भी इसी सिस्टम का वो है, लेकिन उसके दौर में इतनी अबतली थी, लंगर खाने चल रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। अब हर बंदे को देखो, जिस बंदे को देखो वो परेशान है। वैसे लंगर खाने चला देना राणा साहब, ये कोई चलो किसी को कुछ तो मिल रहा था। एटलीस्ट शेल्टर होम्स का ये फायदा था कि ये जो अब जैसे ठंड के मौसम में अब ये मजदूर सड़कों पर जिस तरह बैठे, एटलीस्ट शेल्टर होम्स में वो जाके रह तो सकते थे। उनका हाल देखे शेल्टर होम्स का क्या हो गया, बंद कर दिए, लोगों को रहने के लिए छोड़ दिया। आप उस इमरान खान की दुश्मनी में अवाम के खिलाफ क्यों करते हैं? अवाम को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अवाम के हाथ पांव काट के उन्हें कहे कि जी शेल्टर होम्स भी है, खाने को भी गवर्नमेंट हमें तुम्हें दे रही है तो तुम काम ना करो। आई मीन ट्रेन्ड वर्कर्स, ये थोड़ी है। आप राहत साहब, ये फोकस क्यों नहीं है जो यूथ की बात हमेशा करते हैं, ये सारी पार्टीज करती है ना यूथ की, तो यूथ को ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? लेटेस्ट जो दुनिया के इक़्तिदार चल रहे हैं IT सेक्टर में या उसके अलावा वैसे साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, सारे के सारा यूथ तो टिकटॉक पे पहुंचा हुआ है। देखिए जी, वहां पे भी जो IT की सूरत हाल आपके सामने ही है, इंटरनेट स्लो हो गया है, और वहां पे जो पैसे नौजवान कमा रहे थे उसमें कितना फर्क आया। वो जो डॉलर बाहर से आ रहे थे, हम तो इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं ना, जो डॉलर आते हैं वो भी बंद कर दिए। और उस पे जिस तरह IT की मिनिस्टर शिजा फातिमा ने कहा है कि एलन मस्क ने स्टारलिंक के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है। एक चाइनी कंपनी ने भी किया कि पाकिस्तान के इंटरनेट को भी तेज किया जाए और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस भी किया जाए। अब पता नहीं वो कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, लेकिन सरेदस्त जो संजीदगी उस तरह की नजर नहीं आ रही जिस तरह की जरूरत है। ठीक, राणा साहब अक्सर बैगर्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं इस हवाले से कि 3 करोड़ 80 लाख आपके मुल्क के अंदर बैगर्स हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑपरेट करता है। और उसका एवरेज जो निकाली गई है वो ये है कि एक बंदा 1000 से लेके 500 से लेके 1000 से लेके 2-3 हजार रुपए डेली कमाता है। अच्छा, उसको कैलकुलेट अगर करें ना, 3 करोड़ 80 लाख की जो सालाना पैसे आपकी जेबों से निकालते हैं वो 42 अरब डॉलर है। अच्छा, तो इस पे एक शख्स ने पूरी इसकी एक रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेंट को, पता नहीं गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा ये 3 करोड़ 80 लाख लोगों को अगर पकड़ के एक यूजफुल शहरी बनाए, इनको किसी काम पे लगाए, जैसे चाइना ने किया, जैसे बांग्लादेश ने किया, तो ये 42 बिलियन डॉलर तो क्या, ये 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। बिल्कुल सही बात हो गया। और ब्रेक पर जाना इस तरह आप सारे मुल्क को आपने बकारी वैसे ही बना आपने दिया। जैसे जो बात की है ना, ये बात मैं कहना भूल गई थी कि चाइना ने पता हमें क्यों नहीं डाला वीजा फ्री लिस्ट में, क्योंकि हमने वहां जाके भी मांगना ही था। जैसे हमने सऊदी अरब में 3 करोड़ 80 लाख अगर भिखारी हैं तो शहबाज शरीफ साहब का तो वोट बैंक बहुत बड़ा है। वो तो मतलब अगर चाहें तो वो कोई इनकलाब ला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो खुद मानते हैं कि मैं कितने इसमें कुछ बाहर है, सऊदी अरब है, कोई UAE है, ठीक है ना। अच्छा, वो वोट निकाल भी दे तो इतना बड़ा वोट बैंक है उनका तो माशाल्लाह।
नहीं उनको उनको तो वोट कास्ट करने वाले और भी बड़े लोग मिलनी चाहिए हैं, उनको पाकिस्तान ऐसा में। थोड़ी है कि सिर्फ भिखारियों ने देना है। हम लोग भी मतलब जो अवाम है उन्होंने भी उनको वोट दिया है तो वो आए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि वो बगैर वोट के आ गए। ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वैसे तो लॉ इन्फोर्समेंट और जो गवर्नमेंट है वो बेहतर बनाती है कि तमाम तर शहरी पुरअमन रहे और किसी किस्म का धरना या एहतजाज ना हो ताकि सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जा सके। लेकिन जो पारा चनार के अंदर जो सिचुएशन एक पैदा हो चुकी है जिसमें रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी, इंतजामिया की जानिब से भी, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चीजें काबीना में भी डिस्कस हो रही हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके ताकि अवाम को रसाई हो अद्वियात की, खाने पीने की अशिया की, क्योंकि सड़कें बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सारी रुक चुकी है, जिसकी वजह से एक तो ऑलरेडी एक जो लसानियत का जो एक मसला बना हुआ है वो तो डिस्टर्बिंग कर ही रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर ही रहा है, लेकिन जो आम शहरियों को जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसकी वजह से हालात बहुत खराब हैं। राना साहब, ये पारा चनार का मसला जो इस वक्त बना हुआ है, जो कि इसको बड़ी एक सेंसिटिव सा इशू है जिसको हमने आज ले लिया है, इसको किस तरीके से मतलब ये सारा सिलसिला कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जो पारा चनार का इशू है ना, इसको तो तमाम टॉक शोज में टॉप पे रखना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। हमें जान के ऐसे इश्यूज में ड्रैग किया जाता है जिसका अवाम से कोई, अब देखें ना पारा चनार के अंदर जो हालात हैं वो इतने खौफनाक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये कोई ताज़ा तो मामला है नहीं, कोई 150 साल पुराना मामला है और मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ये शिया सुन्नी कोई आपस में चपकलिश है और वो सेक्टेरियन बुनियादों पे, लेकिन मेरी जुल्फकार राहत यार, अगर ये इतना ही हो ना तो बात समझ आती है, लेकिन जब आपके पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक शिकन मिसाइल, आपके पास माइंस, वो बारूदी सुरंगें, तो फिर ये लगता है कि ये मामला कुछ और है। हाँ। ठीक है ना, ये इतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। वहां पे जो उन लोगों के पास असला है वो खौफनाक है। क्लाशनकोव 47 वाला मामला नहीं है ये, उनके पास इतना जदीद एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक और ये वो सारा कुछ है। तो इससे बात समझ आती है कि कुछ और गेम है वहां पे जो खेली जा रही है, किसी और के कंधे पे रख के खेली जा रही है। अब मैं यहाँ पे ना जो फेक न्यूज है ना उसके हवाले से देखे, फेक न्यूज खाली ये पीटीआई के खाते पाने नहीं, हमें सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये खबर चली 100 बच्चे मर गए जी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली एक माह में 100 बच्चे कैसे मर सकते हैं? मरे होंगे, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को वो दे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि हमें फैक्चुअल उस पे रहना चाहिए। हो सकता है उन्होंने कोई डेटा इकट्ठा कर दिया हो, वही कह रहा हूँ, वो डेटा की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं 2-4 रोज का नहीं, कोई एक साल का नहीं है। अच्छा। ये इन्हीं 1.5 माह जो भी 100 बच्चों के। अब वो मेरी इतलात ये है कि उसने केपी के हुकूमत ने वो भेजे हैं अद्वियात, अब वो चूंकि बंद है, जा नहीं सकती, तो फिर एक इलाका है टल, वहां पे पहुंचा के वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिसिन जो है वो उन इलाकों में भेजी गई। इसी तरह 28,000 टन गंदुम जो है ना वो 250-300 रुपए कम रेट के ऊपर वहां दी जा रही है ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सके, जिंदगी बेहतर हो सके। और इस वक्त भी कोहाट में एक जरगा जारी है, उस जरगे के अंदर दोनों जानिब के लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पाक फौज के सीनियर ऑफिशियल्स हैं और सियासी वो है। अल्लाह करे ये मसला हल हो और किसी तरह बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि बैरिस्टर सैफ को आपने सियासत से हटा के इस पे लगाया कि ये किसी तरह इस मामले को रिजॉल्व करे, लेकिन ये रिजॉल्व तभी होगा जुल्फकार राहत साहब जब वो जो दोनों ग्रुप है ना, वो ये अगेन आई रिपीट माय वर्ड कि ये इस तरह नहीं है कि खाली ये इतना सा मामला है, ये इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है जो वहां पे हर कुछ अरसे बाद निकल आती है। इसके लिए एक मुस्तकिल हल चाहिए। उन्होंने 1200 के करीब पुलिस एहलकार रखे जो वो सड़क की वो करेंगे, नई चेक पोस्ट भी बना दिए, लेकिन ये इससे भी कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उन लीडर्स को किसी तरह आप वो नहीं कर लेते। लीडर्स को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है एनार्की ज्यादा आएगी, उनके नीचे वाले लोग ज्यादा उस चीज पे, वो लीडर खौफजदा हैं ना, वो कहते हैं कि हम अगर सुलह की बात करते हैं तो अंदर से लोग मार देंगे, यही तो बात है। और फिर प्लस आप जो कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर जो काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर है, उन्होंने कहा वो इस्तेमाल करें रिलीफ के कामों के लिए, अद्वियात दें, तो ये दिस इज अ गुड थिंग, ये हुकूमत इसको इतना सीरियस ले रही है।
राज साहब, इस मसले का वही जैसे मैंने पूछा राणा साहब से भी, कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना, चाहे फिर वो मिलिट्री लेकर आए, चाहे वो गवर्नमेंट लेकर आए, या चाहे वो आना चाहिए, बस चाहे वो केपीके की गवर्नमेंट लेकर आए। देखिए, केपी के गवर्नमेंट को अगर फुर्सत हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई से, अगर उनको फुर्सत हो अदारों के खिलाफ बैशिंग करने से, और अगर उनको फुर्सत हो वहां पे जो इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन जो उन्होंने पैदा की हुई है उससे अगर फुर्सत हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें ना। अब सिचुएशन ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब वो सारा दिन तो इस प्रोपेगेंडे में गुजार देते हैं कि जी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करना है, रियासत के खिलाफ क्या करना है, अदारों को डिस्कस किया जाता है नेगेटिव बुनियादों के ऊपर। अगर ये एक्टिविटी रहेंगी तो उसके सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको एड्रेस कब करेंगे। अब ये पारा चिनार की बात आपने की, ये कहां की अकलमंदी है कि वहां पे हमारे अदारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, टीटीपी को खुल के खेलने का मौका मिल रहा है, और टीटीपी वहां पे लेटर जारी कर रही है पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ, और वहां पे जो पीटीआई कह रही है जी पैसे ना भेजें और पाकिस्तान आर्मी की जो मसनूआत है उसका बाइकआउट कर दें। तो सोच तकरीबन एक ही है, मिलती जुलती है, यानी टीटीपी भी उसी तरह की बैशिंग कर रही है और ब्लेम गेम कर रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है और पूरा सोशल मीडिया सपोर्ट मिल रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो शक्ल है, जो चेहरा है, उसको डिफेम करने की एक साजिश है। पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ इस कैंपेन को चला के पाकिस्तान के अदारों का जो एक बरम था, जो इस कौम का एक फख्र थे, उनको डिफेम करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। पारा चिनार की देखें सोल्यूशन क्या गवर्नमेंट ने ढूंढा जी, सोल्यूशन ये ढूंढा कि जी सड़क के ऊपर चूंकि ये वाकयात होते हैं तो सड़क ही बंद कर दो। 2.5 माह से यानी कल को ये कहेंगे जी गाड़ी का हादसा हो सकता है तो गाड़ी घर में खड़ी कर दो, चलाने की क्या जरूरत है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये लॉजिक है, ये अक्लमंदी है इनकी, और ये हालात हैं कि आपको चाहिए कि आप वहां की जो सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर जाएं, वहां चीफ मिनिस्टर जाए, वहां पे पीटीआई की लीडरशिप जाए और जो लोगों के इश्यूज हैं उनको हल करें। ये कोई तरीका नहीं है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस करने की बजाय वो आप एक पॉलिटिकल एक इंतशार के अंदर आप उलझे हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट केपी के को समझता हूं कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और उनको चाहिए कि इस इशू को वो एड्रेस करें और इस मसले का कोई परमानेंट सोल्यूशन दें। और इस सारी सिचुएशन का पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जैसे रान साहब ने कहा कि वहां पे भारी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है आपके मुल्क के अंदर, तो फिर आपके दुश्मन सारी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। भारत उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, टीटीपी हो सकती है, कोई है तो सारे वहां पे अपना अपना काम कर रहे हैं इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो लिहाजा मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर साहब के पास अगर वक्त हो तो वो वहां पे जाके कैंप लगाएं और सारी सिचुएशन को एड्रेस करें। बहुत आसान है एड्रेस का। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनको पैसे कहां से आ रहे हैं, ये इतना ऑर्गेनाइज सब कुछ करने के लिए ये एम्बुलेशन कहां से आ रही है, ये सब कुछ आपको पता चल सकता है। और वैसे भी हमारी सीक्रेट एजेंसीज जो है वो वैसे ही दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज है, एंड आई एम श्योर उनको पता भी होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जब स्ट्रीट पावर इन्वॉल्व होती है किसी चीज में और एक दूसरे को आपने भाई को भाई से अलग ऐसे कर दिया हुआ है, लड़वा दिया हुआ है, तो फिर ये बहुत बहुत डेंजरस और बहुत अलार्मिंग है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।